अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी हमजा मान एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। कुछ दिन से आप दोस्तों से मुलाकात ना हो सकी, मसरूफियत कुछ ज़्यादा थी। जैसा कि आप दोस्त जानते हैं कि कोई 2 हफ्ते पहले मैंने 7 न्यूज़ को एज एंकर पर्सन ज्वाइन किया, इसलिए वहाँ पे टाइम देना, साथ बिज़नेस को टाइम देना, तो इसलिए मसरूफियत का आलम कुछ ज़्यादा था। आज मैंने सोचा आपसे गुफ्तगू शनीद की जाए। आज हम एक अहम टॉपिक लेकर आपके सामने हाज़िर हुए हैं। बदलती खारजा पॉलिसी और कौमी इत्तेफाक राय के मौजू पर आज हम बात करेंगे कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में बहने वाले शहीदों के खून और वहाँ पर हमारी माओं बहनों बेटियों की असमतों की कुर्बानियों ने पाकिस्तान की मुंतशिर और पाहम दस्तो गिरेबान सियासी क़यादत को 2 साल बाद 1 पॉइंट एजेंडे पर एक मेज़ पर बिठा दिया है। देर आयद दुरुस्त आयद के मिसदाक सियासी क़यादत और ख़ास तौर पर अपोजिशन की तरफ से मस्बत अमल का मुजाहिरा किया गया। दफ्तर खारजा के बड़े हॉल में JUI के अलावा तमाम सियासी जमातें, सफारतकार और दिफाई तजिया कार जो हैं वो जमा हुए। तमाम शुरका बज़ाहिर वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के मेहमान थे, लेकिन इस सारी तकरीब के अहतमाम में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और ISI के सरबराह जनरल फैज़ हमीद की मेहनत और काविशें नुमायाँ थीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से परवेज़ खट्टर काफ़ी मुतहर्रिक रहे। मौलाना फजलुर रहमान इस अहम बैठक में तशरीफ़ ही न लाए, क्योंकि आजकल वो कश्मीर कमेटी के चेयरमैन नहीं हैं। वो ऐसी किसी भी वो आपने देखा है यूजुअल की काविश में शामिल होना मुनासिब ही नहीं समझते जिसमें वो खुद ड्राइविंग सीट पर ड्राइव ना कर रहे हों। इस मजलिस में जनरल फैज़ हमीद और उनकी टीम ने मसला कश्मीर के बारे में होने वाली गुज़िश्ता 1 साल की पेशरफ्त से आगाह किया और इलाकाई सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग भी दी। मुस्लिम लीग नून, PPP, MQM, ANP, बलोचिस्तान अवामी पार्टी, BNP मैंगल समेत कमोबेश तमाम जमातों के सीनियर रहनुमा जो थे वो मौजूद थे। गोया कौमी अमूर और कौमी निकात पर सियासी और फौजी क़यादत का एक छत तले जमा होने का सिलसिला दोबारा शुरू हो चुका है, जो कि खुश आइंद है। एक और फैसला भी किया गया कि एक पॉलिटिकल कमेटी तश्कील दी जाए जिसमें तमाम सियासी जमातों की सीनियर क़यादत को शामिल किया जाए और इन रहनुमाओं को भी इस कमेटी में शामिल किया जाए जो पार्लिमान में मौजूद नहीं। इस कमेटी में ANP के सरबराह असफन यार वली खान को शामिल किया गया है। यहाँ ये भी बताना ज़रूरी है कि पॉलिटिकल कमेटी तश्कील देने की काविशें काफ़ी अरसे से हो रही थीं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के मुबैना सख्त रवैये की वजह से इसमें कामयाबी नहीं हो पा रही थी। इत्तलात तो ये भी हैं कि पॉलिटिकल कमेटी की तश्कील की ज़रूरत अस्करी क़यादत की तरफ से बहुत ज़रूरी करार दी जा रही थी और इसकी अफादियत पर ज़ोर दिया जा रहा था ताकि सियासी इख्तलाफात से बालातर होकर अहम कौमी अमूर पर देर पा इत्तेफाक व इत्तेहाद के लिए अहम फैसले किए जा सकें और इन फैसलों को आने वाली हुकूमतें भी बरकरार रख सकें। इस ज़िमन में अहम सियासी रहनुमाओं की आला अस्करी क़यादत से मुलाकातें भी हुईं, जिनमें अस्करी क़यादत ने अपोजिशन को ख़ास तौर पर आमादा किया कि खित्ते में अहम तब्दीलियाँ रही हैं, आलमी सियासत के किरदार बदल रहे हैं और आने वाले अशरा जो है वो इंतहाई अहम है। दुनिया भर के ममालिक नई सफ़बंदी कर रहे हैं और खारजा पॉलिसियों को रिविज़िट किया जा रहा है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय इक़दामात, चीन का जारहाना रवैया, ईरान, बांग्लादेश और नेपाल और भूटान की इंडिया से दूरी और चीन से कुर्बत जो है और चीन का लद्दाख में गलवान वादी और तिब्बत सरहद पर फौज उतारना और भारत के यकतरफा इक़दामात को मुस्तरद करके फौजी ताकत से नई लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का तयन करना ऐसे अहम इक़दामात हैं जिनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लिहाजा हमें भी मिल बैठ कर सोच विचार करना होगी। इस दौरान एक अहम तब्दीली बल्कि बहुत ही बड़ा वाक़या जो खामोशी से वकूफ़ पज़ीर हुआ वो वज़ीर आज़म इमरान खान और बांग्लादेश की वज़ीर आज़म हसीना वाजिद के माबैन 15 मिनट की फ़ोन कॉल थी, जिसकी शिद्दत और हिद्दत सरहदों के पार बहुत ज़्यादा महसूस की गई और इसके आफ्टर शॉक्स दिल्ली में आज तक महसूस किए जा रहे हैं। ना सिर्फ दिल्ली बल्कि पाकिस्तान को दो लख्त करने की साजिश के आर्किटेक्ट और तमाम गैर मुल्की किरदार सब हैरान परेशान नजर आए और इस खोज में हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के माबैन और वो भी शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हसीना वाजिद के दौरे इक़्तिदार में बर्फ़ कैसे पिघल रही है और नफ़रतों और दुश्मनी के ये पहाड़ कैसे सर हो गए और इन्हें इस अहम तरीन डेवलपमेंट की हवा तक न लगी।
دلی اور دیگر کرداروں کی لاعلمی کا اندازہ بآسانی لگایا جا سکتا ہے۔ بھارتی میڈیا کا درد تو اپنی جگہ، مغربی ذرائع ابلاغ بھی پاکستان اور بنگلہ دیش کے وزرائے اعظم کی خبروں پر منفی تبصرے اور زہر آلود تجزیے کرتے نظر آ رہے ہیں، اور حسینہ واجد کو باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان سے دشمنی دوستی میں تبدیل نہ ہونے پائے۔ لیکن گزشتہ ایک سال میں ہونے والی خفیہ اہم سرکاری غیر سرکاری سفارتکاری کا پھل کافی حد تک پک چکا ہے، اور اسلام آباد اور ڈھاکہ میں موجود ہم خیال پرانی رنجشوں کو بھلا کر ایک نئے سفر کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس میں ہمارے ازلی دشمن بھارت اور مودی کی انتہا پسندی اور فاشسٹ نظریے نے بھی کافی کردار ادا کیا ہے۔ مودی اور بھارتی فوجیوں نے خود بھی بہت کچھ بیان کر دیا ہے کہ کس طرح انہوں نے مکتی باہنی میں شامل ہو کر نفرت کی آگ لگائی۔ اب جب کہ 15 منٹ کی کال کا اعلامیہ اسلام آباد سے جاری ہوا کہ کشمیر کے معاملے پر بھی بات ہوئی، تو اس کے بعد ڈھاکہ میں انڈین ہائی کمشنر بنگلہ دیش کے دفتر خارجہ سے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن انہیں مثبت جواب نہیں مل رہا، اور 4 ماہ سے زائد عرصے سے انہیں ملاقات کا وقت نہیں دیا جا رہا۔ انڈیا کی شہریت ترمیمی ایکٹ کے بعد بھارت بنگلہ دیش تعلقات مزید سرد مہری کا شکار ہو چکے ہیں۔ انڈیا کو دیے گئے منصوبوں کے معاہدے منسوخ کر کے ٹھیکے جو ہیں وہ اب چین کو دیے جا رہے ہیں، اور پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان تجارت کا آغاز بھی ہو چکا ہے۔ انڈیا کے منفی پروپیگنڈے کو بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ بیمار ذہنیت قرار دے رہے ہیں۔ وہ دہلی کو اپنا منہ بند کرنے اور بنگلہ دیش کے معاملات میں مداخلت نہ کرنے کی وارننگ بھی دے چکے ہیں۔ وزیر اعظم حسینہ واجد نے بھی پاکستان کے ساتھ بدلتے تعلقات کا دفاع کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ خارجہ پالیسی میں وہ آزاد ہیں اور پاکستان بنگلہ دیش کا دشمن نہیں ہے۔ انہیں حق حاصل ہے کہ وہ جس ملک سے چاہیں دوستی کریں۔ انڈیا کو اس سلسلے میں منفی پروپیگنڈا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ حسینہ واجد کے خیال میں پاکستان اور بنگلہ دیش کی قربت پر منفی رد عمل ظاہر کرنے والے خطے کے عوام کی کوئی خدمت نہیں کر رہے۔ بنگلہ دیش کی واضح پوزیشن کے باوجود دلی سرکار بے چین ہے اور حسینہ واجد کے دورہ پاکستان کو رکوانے کے لیے حربے استعمال کرنے کا ارادہ بھی رکھتی ہے۔ گزشتہ برس 5 اگست کے مودی کے اقدام اور انڈیا صرف ہندوؤں اور وہ بھی انتہا پسند دہشت گردوں کے لیے ہے، اس کی پالیسی نے جنوبی ایشیا کے ممالک کی آنکھیں کھول دی ہیں۔ اس لیے چین اس وقت جارحانہ موڈ میں ہے، اور ایران، بنگلہ دیش، نیپال اور بھوٹان کو معاشی ترقی کا پیکیج آفر کر رہا ہے۔ دوستو، آج کے ویلاگ سے اتنا ہی۔ ہم زمان اینکر پرسن کو اجازت دیجیے۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ جہاں رہیے خوش رہیے، اپنوں اور دوسروں کا خیال رکھیے، اپنے قربت جوار میں غربا کا خیال رکھیے، ان کا سہارا بنیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔